हमारे भारत का एक ऐसा रत्न जिन्होंने भारत में करोड़ों जिंदगियां बदली, और किस तरीके से जिंदगियां बदली, आज वो निचोड़, यकीन मानिए ये एपिसोड जितने लोगों ने पूरा देख लिया, आज से आपकी बहुत सारी दिक्कतों का हल होना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखना और आप कमेंट्स भी करना कि कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं बता रहा था डॉक्टर राम वर्मा के बारे में। इन्होंने एक बहुत लंबी यात्रा तय की है और अब मैं आपको इनसे मिलवाने जा रहा हूं और इनके बचपन से लेकर आज तक की यात्रा हम डिस्कस करेंगे और उससे आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप इस शो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू ललित जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम, और मुझे ये मौका दिया है इसके लिए एक बार फिर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सर। तो जैसा कि भारत में करोड़ों लोग जानते हैं डॉक्टर राम वर्मा कौन है। डॉक्टर राम वर्मा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए मैं जनरली प्रोफाइल पढ़ता हूं, आपका कोई प्रोफाइल नहीं पढ़ रहा सर मैं, क्योंकि मैं सीधा ये राम वर्मा जी कैसे बने, इस सिचुएशन में कैसे आए, मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। तो राम सर, थोड़ा सा बताएंगे आपका बचपन कैसा रहा, आपके परिवार कैसा था, बचपन कैसा था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए ललित जी, जो भी लाइफ में होता है हमारा, किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है जी। कई बार हमारी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं घटते हैं जिनसे हम खुश नहीं होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई एक ब्लेसिंग छुपी होती है इस यूनिवर्स की, पर हम उसे पकड़ना नहीं जानते। मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, एक मोडेस्ट सी फैमिली में, आप कह सकते हैं कि एक साधारण से किसान के घर में, वेस्टर्न यूपी में। अभी 11 ही साल हुए थे ज़िंदगी के, एक छोटा सा आप शैशवकाल चल ही रहा था कि आई लॉस्ट माई फादर, और उसके बाद बहुत सारी परेशानियाँ आनी शुरू हो गई घर में, और उन परेशानियों के कारण मेरे अंदर कुछ ट्रॉमाज आ गए, जो निश्चित रूप से हैं कि एक ट्रॉमा आ जाता है कि भाई यू आर हेल्पलेस, यू आर इनसिक्योर, अब करें क्या। और ट्रॉमा यानी कि मानसिक हादसों के कारण मुझे बहुत सारी बीमारियां रहने लगी। शुरू में मैं माइग्रेन का पेशेंट हुआ, जगह जगह मैंने दवाइयाँ खाई, सभी वैद्य सभी हकीम की मैंने दवाइयाँ करी, और आगे बढ़ा तो मुझे एसिडिटी रहने लगी। फिर वो एसिडिटी बढ़ते बढ़ते अचानक मुझे पेप्टिक अल्सर हो गया, और एमएससी मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी। यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर से मैं एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट था कि मेरा पेप्टिक अल्सर कभी भी फट सकता है और मुझे छोड़ देना चाहिए। वहाँ से मैंने आगे जर्नी जैसे तैसे शुरू की। पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन जब रास्ता कंप्लीट भटक चुका था तो मैंने एक सेल्समैन की नौकरी करी, और फिर थोड़ा सा लाइफ को बेहतर करना शुरू किया। अच्छा रीडर था, फिर पता चला कि मुझे तो रूमेटाइड अर्थराइटिस भी हो गया है, यानी कि उस एज में अर्थराइटिस? जी, मैं करीब, कितनी एज थी सर आपकी उस समय? 29-30 साल। 29-30 साल की उम्र में अर्थराइटिस। और डॉक्टर ने कहा मुझे, मुजफ्फरनगर के एक बड़े डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, कि अगर ये हालत इस तरह से आ रही है, आपके घुटने सूज गए हैं और आपकी कोहनियों में और उंगलियों में दर्द रहने लगा, तो तुम तो खड़े नहीं हो पाओगे। एंड इट वाज ए वेरी वेरी हार्ट कह सकते हैं कि दुख भरी एक स्टेटमेंट था। और तभी मुझे पता चला कि हमारे अंदर ही इसका समाधान है जी। मेरे बाल भी गिरने लगे थे, जिसको आप एलोपेशिया कहते हैं, एसिडिटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। निश्चित रूप से ये होने ही लगेगी जब आपके पास्ट में भी कुछ नहीं है, बैकग्राउंड में भी आपको कोई सपोर्ट नहीं है, फ्यूचर भी आपको डार्क दिखाई दे रहा है, तो आपके चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि आंधी चल चुकी है। और यहीं से मुझे लगा कि अब मुझे कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन हम सबकी लाइफ में काम करता है कि अगर आप एक इंटेंसिटी के साथ किसी चीज़ को मांगते हैं, आप जीना चाहते हैं। कई बार लोग जीना ही नहीं चाहते, वर्दीनेस खत्म हो जाती है, जीने की चाह ही खत्म हो जाती है, पर वो मेरे अंदर चाहती, और मैं हमेशा फ्यूचर को देखता था कि मेरे पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जिनको मैं जीना चाहता हूँ। ठीक है ना, कहते हैं ना कि राजा ही इस धरा को भोगता है। तो मैं एक लाइफ को पॉजिटिव वे में भोगना चाहता था, और तभी मुझे पता चला कि एक टेक्निक है जिसका नाम है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जी। और यहाँ से शुरुआत हुई। मैंने अपने पास के ट्रॉमा को हटाया, और ट्रॉमा को हटते ही लगा कि ललित जी के मेरा माइग्रेन ठीक होने लगा है जी। मैंने फिर ट्रॉमा को डीपली ढूंढा। बहुत सारी टेक्निक है वहाँ, एंकरिंग है, रिफ्रेमिंग है, और मैंने उन टेक्निक्स को सीखा। एक किताब को मैंने करीब 100 बार पढ़ा। उनको सीखने के बाद मुझे लगा कि यार मैं तो ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ।
और यहीं से फिर मेरी लाइफ बदलनी तो शुरू ये हो गई। कौन सा सन था? आपकी एज कितनी थी जब आपको एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखने को मिली? तब मेरी एज थी करीब करीब 33 33। और 34 में मैंने अपने आप को हील कर लिया था। तो आपको 1 साल लगा खुद से एनएलपी को स्टडी करके अपने आप को पूरे तरीके से हील करने में? आपको 1 साल की एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे पास तब कोई मेंटोर भी नहीं हुआ जी, करते जी, थे, जी। कोई ट्रेनर भी नहीं मिलते थे, और जो आते थे वो इतने महंगे होते थे कि उनको हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसलिए अपने आप स्टडी किया, डीप जाकर कुछ चीज़ों को डीपली अपने पैटर्न्स को ढूंढना शुरू किया, और जितना भी मेरे पास ज्ञान था उसको मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो मेरे साथ सबसे बढ़िया बात यह रही कि मैंने पूरी एनएलपी को सीखा नहीं बल्कि अपने ऊपर अप्लाई किया। आई बिकेम द फर्स्ट क्लाइंट ऑफ माई ओन टेक्नोलॉजी। तो सर ये रही आपकी यात्रा। तो सर अब हमें थोड़ा सा ये बताएं, जो आपने ये बताया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी, ये आफ्टर ऑल है क्या? ये ललित, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है क्योंकि लोग थोड़ा सा बुकिश सीख लेते हैं और वो प्रैक्टिकल नहीं देते बल्कि थ्योरी को देते हैं। बेसिकली एनएलपी का पूरी फॉर्म है न्यूरो। न्यूरो का मतलब हमारे न्यूरॉन यानी कि ब्रेन सेल। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ब्रेन में, जो आप कई बार देखेंगे कि जो ग्रे मटेरियल या चिपचिपा सा पदार्थ है हमारे ब्रेन का, उसमें 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, यानी कि ब्रेन सेल 80 बिलियन। 8 के बाद 10 जीरो लगेंगी। और आप यूँ समझिए कि एक रेत के दाने में 1 लाख ब्रेन सेल समा सकती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये ब्रेन सेल आपकी सभी मेमोरीज, सभी परसेप्शन का स्टोर हाउस है, और ये आपस में सिर्फ तब बात करती हैं जब कोई घटना इनके साथ घटती है। अब सवाल उठता है कि अगर आपके जीवन में कोई भी घटना गलत घटी तो इमीडिएटली ये ब्रेन सेल आपस में बात करने लगती हैं और आपके अंदर वैसा ही माहौल बना देती हैं। खुशी की घटना घटी तो ये खुशी के माहौल को क्रिएट करके अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा, यानी कि अपने पूरी की पूरी वायरिंग के द्वारा आपकी बॉडी को खुशी का माहौल दे देती हैं। और जो भी माहौल ये क्रिएट करते हैं उसी से हमारी ग्लैंड्स प्रभावित होती हैं, और उसी से हमारा डीएनए, उसी से हमारा जीन। इपीजेनेटिक्स तो ये भी प्रूव कर चुकी है कि हर एक थॉट के साथ आप अपने जीन को बदल लेते हैं। पहले ये माना जाता था कि हम जीन को नहीं बदल सकते, और अब ये है कि हम अपने जीन को कभी भी बदल सकते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का मीनिंग है कि न्यूरॉन मीन्स हमारी ब्रेन सेल्स, किस तरह से उनके साथ लैंग्वेज का प्रभाव पड़ता है या किस लैंग्वेज से हम उनको प्रोग्राम करें। आप प्रोग्राम कर लेते हैं ना अपने आप को, गाड़ी चलाते हैं तो ये प्रोग्रामिंग हुई ना। एक लेडी है, खाना बना लेती हैं और वो आपसे बात भी करते रहती हैं, खाना भी गोल बना, आई मीन रोज चपाती भी गोल बनती है, तो प्रोग्रामिंग हो गई ना। अगर कोई एथलीट या क्रिकेटर छक्का मारता तो प्रोग्रामिंग है ना उसके माइंड में। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी बीमारियों की भी जाने अनजाने में प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जाने अनजाने में, जानबूझकर नहीं करते जी। और अगर हम चाहें तो हम अपनी हेल्थ की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठा। आपने बताया न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, और यहीं से सारी चीज़ें तय होती हैं। सर आपने ये बताया जाने अनजाने हम खुद बीमारियों को आकर्षित कर लेते हैं। जी हाँ। ये कैसे होता है सर? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भारत में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, वी आर द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। यस। हॉस्पिटल में जाओ, जितने भी एक्सरे करा लो, जो कुछ भी करा लो, उसके बाद वो या तो स्टंट डाल देंगे या कुछ ना कुछ ऑपरेशन बता देंगे, तो लोग डरते हैं। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि ये लाइलाज है, पूरी जिंदगी आपको दवाइयां खानी होंगी। तो सर यहाँ पर ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि क्या वाकई ये बीमारियों को हमने आकर्षित किया है या ये हमारे खान पान से आ रही हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरी बात को बड़ी गौर से सुन लीजिएगा। जी सर। और मैं दर्शकों से भी कहूँगा कि आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने बिलीफ सिस्टम को बेहतर करने के लिए मेरी कुछ बातों को गौर से सुनिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने अपनी बीमारियों को माइंड से 98% और खाने से सिर्फ 2% अट्रैक्ट किया हुआ है। सर एक मिनट, माइंड से 98%? अगर आपका बीपी है तो वो शरीर में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें 98% रोल आपके न्यूरॉन्स का है, जो मैं अभी बताऊंगा। कैंसर अगर किसी को है तो सिर्फ 2% वो हो सकता है किसी ऐसी हवा में रहता हो जहाँ पर बहुत फैक्ट्री हैं और उसको हवा नहीं मिल रही है, या फिर उसने कुछ ऐसा केमिकल खा लिए हैं बहुत ज़्यादा दवाइयों के रूप में, जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रहा है बॉडी में। नहीं तो 98 और 99% जो कैंसर है वो सिर्फ माइंड में है, और इसका सोल्यूशन भी माइंड में ही है। IBS, जिसको आप पेट की बीमारी कहते हैं, आप ये समझते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा तो ये पेट की प्रॉब्लम है, नहीं, ये आपके स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। माइग्रेन आपके हेड में नहीं है, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में नहीं है,
बेसिकली इसकी शुरुआत आपके माइंड से शुरू होती है। आप किसी जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो एलोपीसिया, चाहे वो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लें, उनसे पूछे कि सर ये सोराइसिस हो गई है, मुझे स्किन डिजीज हो गई है, या मेरी बीटा सेल्स मर गई हैं पैनक्रियाज की, जी, तो ये तो पैनक्रिया की प्रॉब्लम है। वो कहेगा नहीं ये पैनक्रिया की प्रॉब्लम, ये ऑटो इम्यून है। वो आप पूछेंगे सर ये ऑटो इम्यून क्या है, और वो कहेंगे कि आपकी इम्यूनिटी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स आपके पैनक्रिया की बीटा सेल को मार रहे हैं, या वो आपकी जोड़ों की सेल्स को मार रहे हैं, या वो आपकी बालों की जड़ों को मार रहे हैं। फिर आप कहेंगे सर वो क्यों मार रहे हैं, और एक ही जवाब आएगा, सिर्फ एक ही जवाब आएगा, क्योंकि आपके माइंड में कोई ना कोई ऐसा तनाव है जिसका मैसेज आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स गलत तरीके से लेकर अपने आप को कंफ्यूज करे बैठी हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक मुझे जितना समझ में आया सर वो ये था कि हमारे ब्रेन से ही सारी चीज़ें हो रही हैं, और सारी बीमारियां ऑटो इम्यून जो है मैक्सिमम वही है, ऑटो इम्यून डिजीज, साइकोसोमैटिक, बात एक वही है जी। तो हमारा जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो वहीं से कैंसर का जन्म हो रहा है, वहीं से ही सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वो बाल उड़ना है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो डायबिटीज है जी, चाहे वो कैंसर है जी। ये सारी की सारी चीजें तभी हो रही है जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, या रिएक्टिव हो रही है, या रिएक्टिव हो रही है, अपनी सही स्थिति में नहीं है वो जी, बैलेंस में नहीं, बैलेंस नहीं। और जहां तक मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, अभी कोविड भी तो यही था सर। एग्जैक्टली, इसीलिए याद रखिए जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, इसी पे तो इम्यूनिटी चिल्ला रहा था पूरा वर्ल्ड, अपनी इम्यूनिटी को बचाओ, अपनी इम्यूनिटी को बचाओ, अपनी इम्यूनिटी को बचाओ। और इम्यूनिटी को बचाने के लिए याद रखिएगा, जितना आप डरा रहे हैं ह्यूमैनिटी को, उस डर से ही तो इम्यूनिटी कमजोर होती है। यस, मैं ये देख रहा हूं, अभी पीछे भी मैंने कुछ वीडियोस देखे, तो अभी ये बताया जा रहा है, ये WHO ने बोला अभी उससे भी 100 गुना खतरनाक वायरस आने वाला है। तो वो वीडियो देख के मैं भी एक बार डर गया, बट मुझे ऐसा लगा कि ये वायरस तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट ये वीडियो जितने लोग देखेंगे वो बीमार हो जाएंगे, बिकॉज बिलीफ तो आपने यही बना दिया, बिलीफ ये बना दिया। तो कुल मिलाकर सर यानी कि सारा का सारा गेम हमारी इम्यूनिटी का है। एग्जैक्टली और इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने ब्रेन की पावर एग्जैक्टली इसमें खाने का क्या रोल है, जो हम लोग अश्वगंधा और हम हल्दी और तुलसी, इन चीजों का क्या रोल है? बिल्कुल, मैं अब यहां पर आ जाता हूं जी। अगर आप पहली तो एक स्टेटमेंट सभी लोग याद कर लें, और ये हिंदुस्तानी भी है, यानी कि हमारे भारत का भी है, और यही आप पूरा वर्ल्ड कह रहा है, योर फूड फीड्स योर स्टेट। इसका मीनिंग है कि आपका भोजन जो भी आपकी मनोस्थिति है उसी को पूरा करता है। अगर आप गुस्से में हैं, और गुस्से की वजह से आपने इम्यूनिटी को मार दिया है या ओवर रिएक्ट कर दिया है, और उस गुस्से में जो भी आप खाना खाएंगे, याद रखिएगा वो खाना प्राइमिंग टेक्नोलॉजी या एंकरिंग के द्वारा, इस गुस्से के द्वारा जो अंदर नुकसान हो रहा था, ये खाना भी वही नुकसान करेगा। चाहे आप उस समय च्यवनप्राश खा लें या कोई भी खाना खा लें। इसका मतलब है कि खाना खाने से पहले ये देखेगा आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। यानी कि हमें कभी भी हम गुस्से में हैं तो उस समय खाना नहीं खाना, नहीं, पानी सिर्फ पी सकते हैं, ना चाय पीजिए, ना कोई फ्रूट खाइए, और ना ही, और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, कई बार बीवियां या हस्बैंड एक दूसरे का मूड खराब करके फिर प्यार दिखाते हैं जी। अरे तुम नाराज हो गई हो, अब मैं सॉरी करता हूं, चलो मैं तुम अपने हाथ से खाना खिलाता हूं। मैं कहता हूं अरे भाई मत खिला, अब इसे शांत होने दे, 5-6 घंटे में इसका जो अंदर अर्थक्वेक चल रहा है, इस अर्थक्वेक में जो भी खाना खाएगा वो इसके साथ एंकर्ड हो जाएगा, ट्रिगर बन जाएगा, प्राइमिंग हो जाएगा, हुक बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही वो खाना जीवन भर खाएगा, अंदर वही चीज चलेगी उसके। आपने रांची में खाना नहीं खाया था, डिनर नहीं किया था, मुझे याद है। हाँ, कुछ ऐसी बात हो गई थी, तो मैंने डिनर अवॉइड किया था, और अगले दिन मैंने ब्रेकफास्ट में भी आपने देखा था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ जूस लिया था। यस। तो अब मुझे समझ में आया। तो दोस्तों, जब भी हम स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, गुस्से में है, उस समय कुछ खाना या पीना नहीं है, क्योंकि उस समय जितना मुझे समझ में आया, उस समय आप जो खाएंगे पिएंगे वो एंकरिंग हो जाएगी, और उसके बाद जब आपका मूड अच्छा भी है, आप वही खाना जब दोबारा खा रहे हैं तो वही स्थिति आ जाएगी, की स्थिति वही हो जाएगी। खाना जहर क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात बताई। तो ये तो आपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें बताई। सर मेरे को एक चीज और लग रही है, क्या हम NLP के जरिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए, क्या हम अपनी वेल्थ को भी सही कर सकते हैं? सर अगर मैं आपसे कहूं जी, अगर वेल्थ की बात करते हैं तो वेल्थ आपके बिहेवियर का नतीजा है, डिसीजन का नतीजा है जी। और बिहेवियर किस चीज से आते हैं? आपके अंदर इमोशन क्या है। अगर गुस्से की इमोशन है तो गुस्सा करेंगे, और अर्निंग की इमोशन आ गई, आगे बढ़ने की इमोशन पैदा हो गई तो आप आगे बढ़ेंगे। गिरने की इमोशन आ गई तो आप नीचे गिरेंगे।
इसका मतलब है कि जो इमोशन है वो कहाँ से आएंगी, वो आपके न्यूरॉन ही तो क्रिएट करेंगे, और आपकी बेसिकली इमोशन आर द केमिकल्स। जी। अब सवाल उठता है कि ऑल, अगर ये बात नहीं होती तो ऑल द वेल्थ लाइज इन माइंड नॉट इन बॉडी। जितनी भी वेल्थ है आपकी है, याद रखिएगा, ये आपके माइंड में क्या थॉट पड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एनएलपी ही सिर्फ आपकी पैसे की बात कर सकती है, क्योंकि एनएलपी आपके अंदर एक अलाइनमेंट, एक समन्वय क्रिएट करेगी कि आपके एक्शन क्या होने चाहिए और आपका मनी का गोल क्या है। इन दोनों के बीच में अगर समन्वय नहीं है, दूसरी बात, आप कहते हैं जी मेरा तो बड़ा पर्पज है, मैं तो 100 करोड़ कमाना चाहता हूं, पर आइडेंटिटी आपने ले ली वही कि मैं तो एक मिडिल क्लास से आया हूं, तो ये आइडेंटिटी बीच में खड़ी हो जाएगी। जी। और आइडेंटिटी भी आपने ठीक कर दी, फिर आपकी वैल्यूज देखी जाएंगी। आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी मैं तो मस्त रहना चाहता हूं, मैं तो कल पे चीज़ों को ठाल रहा हूं, तो अब आपकी आइडेंटिटी एक तरफ रहेगी, एक तरफ पर्पज रखा, आपके एक्शन बदल जाएंगे। तो जीवन में अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो अपने पर्पज ऑफ मनी को, अपनी आइडेंटिटी ऑफ मनी को, अपनी वैल्यूज ऑफ मनी को, कि जो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और अपने बिलीफ जो पैसे के हैं, और उनको अगर आप पूरी तरह से एक रूपता में ढालें एनएलपी के द्वारा, इसे हम न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट कहते हैं, उसके बाद वो एक्शन आएगा। और एक्शन ही नहीं आएगा अगर आपने यह समन्वय यहाँ बैठा लिया। तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार, जो मेरा गॉड ऑफ मिरेकल का प्रोडक्ट है या वर्कशॉप है जिसे मैं हर महीने देता हूँ, आप इस पूरी की पूरी सृष्टि को एक मैसेज देंगे कि ये मेरी इंटेंशन है, और ये मेरी इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी है, और इंटेंशन और इंटेंसिटी को सुनकर जो मिरेकल सबस्टेंस है, जिसे आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट कहते हैं या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं, वो आपकी लाइफ में ऐसे अवसर पैदा करेगी कि आपके पास धन का आगमन शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है राम सर से बात करने का, और मैं आपको बता दूं आप राम सर को फॉलो कर सकते हैं। राम सर का यूट्यूब चैनल, सर पूरा नाम बता सकते हैं अपने? राम वर्मा एनएलपी डाल दीजिएगा तो राम आपको वर्मा एनएलपी, आप यूट्यूब पर जाइए, और सर इतना सिखाते हैं, मीन्स आप सभी प्लीज जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि राम सर के साथ मिलकर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, और हम मिलकर हम सेल्स पे काम कर रहे हैं। एम आई राइट सर? यस। कि किस तरीके से सेल्स बढ़ाई जाए। आप किसी भी बिजनेस में हो, किसी कुछ भी करते हो, कैसे हम ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, आप में से जितने लोग जानते हैं, मैं सेल्स सिखाता हूं। तो सेल्स और एनएलपी को मिलाकर हम लोग एक बहुत पावरफुल प्रोडक्ट आपके लिए ला रहे हैं, जो कि बहुत जल्दी आपके पास आने वाला है। तो नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दे देंगे, तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, हम खुद आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और आपको इनवाइट करेंगे उस वर्कशॉप में, जहां पर हम सेल्स के साथ इनकम को कैसे बढ़ाएं, एनएलपी के साथ इनकम को कैसे बढ़ाएं, ये सिखाएंगे। अच्छा राम सर, एक चीज़ और दिमाग में आती है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूं जो कहते हैं यार ये कुछ नहीं होता है। एक आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है, ये पैसा बनाने के धंधे हैं, ये क्या होता है यार। अब कौन पूरी जिंदगी स्ट्रेस में ही तो बीत रही है। अब मेट्रो सिटी में सुबह निकलते हैं, रात को सोते हैं, होश किसे है। नौकरी करने वालों के पास पूरा दिन टारगेट्स का स्ट्रेस, हर व्यक्ति स्ट्रेस में जी रहा है। और ऐसे में लोग बोलते हैं यार ये सब चीजें काम नहीं करती हैं, ये पैसा बनाने के धंधे हैं। तो आप इन्हें क्या जवाब देना? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं जी, क्योंकि यही तो उनका परसेप्शन है जी। अगर मेरा परसेप्शन ये जाए कि इस अंधेरे में भूत होए, तो जब भी मैं अंधेरे में जाऊंगा तो मुझे क्या होगा? भूत ही तो दिखाई देगा। और एक आदमी को वहां कह रहा है कि यहाँ कोई भूत नहीं है, तो अंधेरे में चला जाएगा। याद रखिएगा, बेसिकली आप अपने जीवन को नहीं जीते हैं फ्रेंड्स, आप अपनी मेमोरी को जीते हैं। और ये मेमोरी आपके पास डाली गई है समाज के द्वारा। जब आपको बताया गया है कि पैसा खराब है, पैसा से बीमारी आती है, देखो फलां के पास पैसा आया तो उसके बच्चे बिगड़ गए, अरे बच्चे तो गरीब के भी बिगड़ते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, और देखो जिसके पास पैसा आया तो उसने ड्रग्स लेनी शुरू कर दी। आप झुग्गी झोपड़ियों में जाइएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज पीपल, आप वहाँ पर भी देखेंगे कितने पैटर्न पड़े हैं। कई बार लोग बेसिकली अपनी रियलिटी को ही, अपनी जो उनकी खुद की रियलिटी है उसे रियलिटी मानते हैं। और मैं सभी को बता रहा हूँ ललित जी, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल करा। ये आपके साथ क्या मतलब मेरे साथ खूब होता है, इसीलिए तो 100 में से 2 ही तो लोग बदलना चाहते हैं, और उन 2 में से भी फिर अगले 0.2% ही आना, मतलब बहुत कम बदलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन वो अपने तरीके नहीं लेना चाहते। Exactly. वो चाहते हैं मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, जिंदगी यही जीता रहूं, कुछ चेंज ना करना पड़े, लेकिन मुझे फायदा मिल जाए, रिजल्ट डिफरेंट मिल जाए। तो राम सर, मैं एक ऐसे राम वर्मा को भी जानता हूं जो शायर भी हैं, जो लिखते भी हैं। यकीन मानिएगा डॉक्टर राम वर्मा ने भारत में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली, लेकिन हमने एक बहुत अच्छा शायर खो दिया। लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है, मैं चाहता हूं राम सर अपनी लिखी हुई कोई 2 पंक्तियां आप जरूर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। चलिए मैं अपनी सिग्नेचर
पोयम का ही एक स्टेंजा या दो स्टेंजा जी सुना देता हूँ जी सर। कि समंदरों का गीत सुन, बादलों का शोर सुन, धरा के सीने में आग के ज्वालामुखी का राग सुन, लबों पे तेरा नाम है, क्यों रुक गया सवाल है, सभी तो कह रहे हैं सुन, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया, तू है अलग तू हो खड़ा, तू चढ़ शिखर कुछ कर नया। वाह 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 दोस्तों, यकीन मानिए राम सर को सुनने के बाद मन करता है हम सुनते ही चले जाएं, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी की वजह से आज हम यहीं पर विराम लेते हैं। लेकिन अब ये आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि आप कितनी जल्दी राम सर को दोबारा मिलना चाहते हैं हमारे इस शो पर। सो सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आज के इस शो से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच राम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।